तो ये कहता था अभी तक कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, वही व्यक्ति जाकर के एक बहुत बड़ी सभा लेता है और कहता है कि तेली तबोली और कुनबट संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे। संसद कोई भूमि है जहाँ पे कुर्मी जाकर के हल जोतेगा, संसद कोई भूमि है जहाँ पर पनवाड़ी जो चौरसिया लोग हैं इनको तबोली कहते थे, तो ये लोग जाकर के क्या वहाँ पर पान उगाएंगे। संसद कोई कोल्हू है जहाँ पर तेली जाकर के तेल निकालेगा। 52% ओबीसी हैं, 52% ओबीसी को 52% हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, 27% मिलेगी। और 27% जो मिलेगी शर्त के साथ मिलेगी। वो शर्त क्या है? क्रीमी लेयर। इस देश के अंदर में जब संविधान लागू होने की वो निश्चित अवधि आई, उस दौरान एक सबसे अहम मुद्दा जो चल रहा था भारत के अंदर में कि भारत की जो शासन प्रणाली होगी, राजकाज करने वाली प्रणाली होगी, तो सवाल ये था कि भारत पे आया आज़ाद राज करना चाहिए। आज़ाद भारत के अंदर में समस्त जनता के लिए कि कौन कानून बनाएगा, इस पर चर्चा चल रही थी। तो ऐसे समय पर ओबीसी महापुरुषों में छत्रपति साहू जी महाराज, इसके पहले ज्योतिराव फुले साहब ये आंदोलन चला रहे थे, और आपके पंजाब से सर छोटू राम और आपके उत्तर प्रदेश से शिवदयाल सिंह चौरसिया, ये 4 महापुरुषों ने इस आंदोलन को अपने समय पर चलाया। और उसी में डॉक्टर अंबेडकर भी जो है बाद में चलाते हैं उसी मूवमेंट को। तो सवाल ये है कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद में इस देश के अंदर में कानून कौन बनाएगा, कौन राज करेगा? क्या एक जाति के लोग पूरे देश पर राज करने चाहिए, या एक वर्ग के लोग राज करने चाहिए, या हर जाति कौम से जो है वहाँ पर जाने चाहिए संसद में, पार्लियामेंट में, ताकि अपने अपने समाज के लिए कानून बनाएं? तो कैसा होना चाहिए? मुख्य मामला यह था कि गवर्नेंस ऑफ द कंट्री किसके हाथ में होनी चाहिए। इस पर जब मामला था तो उसी समय आज़ादी का मूवमेंट चलाने वाले जो बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने एक नारा लगाया, स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको लेकर रहेंगे। अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ों को जाने के लिए जब ये लोग, अंग्रेज़ों को उनके देश में भेजने के लिए जब ये लोग लड़ाई लड़ रहे थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसी समय का ये नारा था कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। ये बात तो हमारे विद्यालयों में जो है हमारे बच्चों को पढ़ाया गया, लेकिन क्या ये बात भी उस किताब में पढ़ाया गया क्या? जब कानून बनाने वाली संस्था के अंदर में ओबीसी महापुरुषों ने मांग किया कि हमारे लोगों को भी उस शासन प्रणाली में लिया जाए, हमारे लोग भी, बैकवर्ड समाज के लोग, एससी के लोग और तमाम जाति धर्म के लोग जो है वहाँ पर जाकर के अपने अपने रहनुमा भेजेंगे, अपने अपने रहनुमा भेजेंगे वहाँ पर। जब जो है इसके लिए हिस्सेदारी की मांग कर रहे थे, ओबीसी महापुरुषों ने मांग किया था इसके लिए, तो उसी समय बाल गंगाधर तिलक के समय पर ही छत्रपति साहू जी महाराज, जो कुर्मी बिरादरी के थे, लेकिन उनकी सोच जो है कुर्मी बिरादरी तक सीमित नहीं थी, बल्कि बहुत बड़ी सोच थी। वो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी तक की सोच रखते थे, 85% की सोच रखते थे। इसके लिए उन्होंने जब मांग किया अपने लोगों के लिए, डॉक्टर अंबेडकर को जो है और इधर भास्कर राव जाधव को, जब दोनों लोगों को लगाया कि मांग करो, तो लिखित में मेमोरेंडम जो है दे करके इन लोगों ने जब मांग किया, तो उसी समय बाल गंगाधर तिलक को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा कि वो जो है जा करके अकोला में, और अथनी नाम का एक ग्राम पंचायत है जो कि कोल्हापुर रियासत के बाहर, जहाँ तक अंग्रेज़ों का राज था, कोल्हापुर रियासत पर कुर्मी बिरादरी के हमारे कुलभूषण, हमारे छत्रपति साहू जी महाराज वहाँ पे राज करते थे। तो उनके क्षेत्र में रह करके बाल गंगाधर तिलक नाम के ब्राह्मण को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए वहाँ पर जवाब ना दे करके अथनी नाम के गांव में वो जा करके एक बहुत बड़ी सभा लेता है, और वहाँ पर कहता है कि तेली तमोली और कुणभट संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे।
जो ये कहता था अभी तक कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे, वही व्यक्ति जाकर के एक बहुत बड़ी सभा लेता है और कहता है कि तेली, तबोली और कुनबट संसद में जाकर क्या हल चलाएंगे। संसद कोई भूमि है जहाँ पे कुर्मी जाकर के हल जोतेगा, संसद कोई भूमि है जहाँ पर पनवाड़ी जो चौरसिया लोग हैं, इनको तंबोली कहते थे, तो ये लोग जाकर के क्या वहाँ पर पान उगाएंगे। संसद कोई कोल्हू है जहाँ पर तेली जाकर के तेल निकालेगा। इस तरह से ये केवल मात्र एक जाति को, भाई 6743 जातियां हैं, किसको किसको कहता हो। तो ये एक इशारा था कि बैकवर्ड और एससी एसटी के लोगों को कानून बनाने वाली संस्था में नहीं भेजना चाहते थे। इसके विरोध में बाल गंगाधर तिलक जी थे। ये हमारे लोगों को तो पढ़ाया गया कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे हमें लेकर रहेंगे, ऐसा बाल गंगाधर तिलक का नारा पढ़ाया गया, लेकिन ये दूसरा वाला स्कूल में नहीं बताया गया। अगर दोनों को बताया जाता तो हमारे बच्चों को ये समझने में देर न लगती कि इनके स्वराज्य में हमारा स्थान क्या है, इनके स्वराज्य में हमारे एससी बैकवर्ड के लोगों का स्थान क्या है, ये जानने में देर न लगती। लेकिन दूसरा वाला हमसे छुपाया गया। अथनी में बोला, उसके बाद जो है ये भुसावल में बोला, अकोला में बोला, और 4 जगह ऐसा बोला उसने जो है। और ये जब बोला तो ये केसरी नाम के अखबार का संपादक था, उसमें छप करके भी आया। अर्थात इस देश के अंदर में आज़ादी जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन उस आज़ादी में आपका स्थान क्या होना चाहिए। तो आपका स्थान जो है पार्लियामेंट में जाकर के कानून ना बना पाए, इसके विरोध में वो लोग थे। और वही सब 1947 में जब 1927 में जब साइमन कमीशन के नाम से आया, लंदन से ये कमीशन आया है आपको आपका हक अधिकार देने के लिए। उसमें जो है विधिमंडल में आपके लोगों को कानून बनाने वाली संस्था में, जैसे पार्लियामेंट हो गया, विधानसभा हो गया, यहाँ पर जा करके आपके लोगों को कानून बनाने का अधिकार मिले, इसके लिए साइमन कमीशन आया था। लेकिन विरोध किसने किया? वही गांधी जी। लाला लाजपत राय तो विरोध करते करते सर पे लाठी खा के मर गया। आपको अधिकार ना मिले इसके लिए वो लोग जान की बाजी लगा दिए। तो हमारे लोगों को यह भी मालूम होना चाहिए कि ये जो मिला हुआ है ना वोट का अधिकार, और एक तो वोट का अधिकार, दूसरा संसद में जाने का अधिकार, ये इतनी आसानी से नहीं मिला है। ब्राह्मण लोग पूरी तरह से इसके विरोध में थे। निश्चित रूप से कोई समर्थन में रहे होगे तब तो आपको मिला। तो डॉक्टर अंबेडकर, उसके पहले छत्रपति साहू जी महाराज और ज्योतिराव फुले, ये लोग जो है मांग कर रहे थे आपके लिए हक अधिकार की, तब जाकर के आपके लोगों को ये अधिकार मिला। इतनी आसानी से नहीं मिला है, और ब्राह्मणों की, गांधी की कृपा से तो बिल्कुल नहीं मिला है। इस बात को हमारे लोगों को समझना चाहिए। दूसरी बात, एक तो संस्था में आपका जो है मिलना चाहिए हिस्सेदारी। दूसरी बात, संविधान के अंदर में एक प्रातिनिधिक व्यवस्था की गई है। भारत का संविधान के अंदर में से अगर प्रतिनिधित्व छीन लिया जाए तो संविधान का कोई मूल्य नहीं रह जाएगा। अब प्रतिनिधित्व तो क्या है, जन सामान्य, हमारे आम साधारण जो लोग हैं उनको समझ में कम आता है। प्रतिनिधित्व तो क्या चीज होता है उसको मैं थोड़ा सा जो है उदाहरण देकर के समझाना चाहता हूँ। जैसे बगल में चाय की दुकान है आपके, इस चाय की दुकान पे एक ब्राह्मण बैठा है और उसके साथ में जो है और भी 4-5 लोग ब्राह्मण बैठे हुए हैं। तो जब तक ब्राह्मण बैठे हुए हैं तब तक वहाँ पे बैकवर्ड के विरोध की बातें चल रही होती हैं कि इस देश के अंदर में 52% बैकवर्ड समाज है, इनको जो है धर्म के जो है अफीम सुखा करके, धर्म की अफीम चटा करके इनको जो है आप नशे में रखो। और जब तक ये अपने नशे में रहेंगे, धर्म के नशे में चूर रहेंगे, अपने अधिकार की बात इनको भेजे में भी नहीं आने पाए, और इनके 52% हक अधिकार पर जो है कुंडली मार के बैठे रहो और जो है इनके हक अधिकार को खाते रहो, कोई समस्या नहीं है। तो जब तक जो है इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि बैकवर्ड समाज को ये लोग जो है अभी ये अभियान चला रहे हैं कि बैकवर्ड समाज, जो एससी कौम के लोग हैं, इनके अंदर में अम्बेडकरवाद की वजह से, अम्बेडकर के जन जागृति की वजह से इनके अंदर जो जागृति आई है, तो उनको जो है बर्बाद करने के लिए अभी आरएसएस के लोग कर रहे हैं कि
ये शेड्यूल कास्ट की बस्ती में, अंबेडकर वादियों की बस्ती में शराब के ठेके खोले जाए और बैकवर्डों की बस्ती में हनुमान का मंदिर बनाया जाए। वो दारू के नशे में चूर रहे हैं और ये धर्म के नशे में चूर रहे हैं। अधिकार की बात दोनों ना उठा नहीं पाए। बच्चा डीएम ना बनने पाए, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, कप्तान ना बनने पाए, इसके बारे में लोग सोच भी ना पाए। इसके लिए अभियान चलाया जा रहा है। दारू का ठेका सवर्णों की बस्ती में नहीं है, हनुमान का मंदिर इनकी बस्ती में नहीं है, हमारे लोगों में ला करके घुसेड़ रहे हैं। तो ये हम लोगों को तय करना होगा कि दारू और शराब चाहिए कि जो है मंदिर चाहिए, अपने बच्चे को हक अधिकार चाहिए, डीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, हमको ये पोस्ट चाहिए, क्योंकि हजारों साल तक हम लोग वंचित रहे इससे। तो ये अभियान चलाया जा रहा है। तो कहना ये चाहता हूं कि ओबीसी समाज के ऊपर कुंडली मार करके ये लोग जो बैठे हुए हैं ब्राह्मण लोग, तो जब तक चाय की दुकान पर 5-6 ब्राह्मण बैठे रहते हैं तो ओबीसी के विरोध में बातें चलती हैं, और जैसे ही कोई तेज तर्रार हमारा ओबीसी का आदमी पहुंचता है दुकान पर तो ओबीसी के विरोध में चल रही बातें बंद हो जाती हैं। तुरंत एससी के विरोध में बातें चालू हो जाती है कि उस चमार को ऐसा करना है, वैसा करना है, ये लोग जो है ऐसे होते हैं, भगवान विरोधी होते, तमाम प्रकार का चमारों के खिलाफ, एससी के खिलाफ भड़काते हैं बैकवर्ड को। जब तक बैकवर्ड नहीं था बैकवर्ड के विरोध में चल रही थी बातें, बैकवर्ड आ गया तो एससी के विरोध में बातें चल रही, थोड़ी देर के बाद एससी भी आ गया तो एससी बैकवर्ड के विरोध की बातें बंद, और एससी बैकवर्ड की विरोधी की बातें बंद होने के बाद हिंदू के नाम पे चर्चा शुरू हो जाती है और मुसलमानों के विरोध में चलती है। यही कार्यक्रम इन लोगों का चल रहा है, फिर मुसलमानों के विरोध में चलता है। इसको साइड में कर दियो क्या, एकदम बीचों बीच में रखो ना। तो इस तरह से ये लोग कार्यक्रम चलाते हैं। कहना यह चाहता हूं कि जैसे ही आप पहुंचते हो तो आपके विरोध की बातें बंद। थाने के अंदर में बैकवर्ड अगर नहीं रहेगा तो बैकवर्ड की पिटाई होती है, सुनवाई एक भी नहीं होती है, और बैकवर्ड होने के बाद में बैकवर्ड के हिस्से का जो है कम से कम न्याय मिल जाता है। लेकिन ये जो कौम के लोग नहीं रहेंगे उसी की पिटाई होती है। मुसलमान थाने पे नहीं रह गया, दिन प्रतिदिन घंटे भर जो है उसके साथ जो अन्याय हो रहा है, ये इस तरह से हो रहा है। प्रतिनिधित्व तो इसी को कहते हैं। जब जहां पर आप जैसे ही दुकान पर बैकवर्ड का आदमी पहुंचा, बैकवर्ड के विरोध की बातें बंद, क्योंकि बैकवर्ड का प्रतिनिधि पहुंच गया, अभी उनको जवाब मिल सकता है। एससी की विरोध की बातें चल रही है, जैसे एससी का आदमी पहुंच गया वहां पे एससी के विरोध की बातें बंद, क्योंकि एससी का प्रतिनिधि पहुंच गया। ये बात आप लोगों को समझना होगा। महापुरुष लोग इस बात को जानते थे कि हमारे लोगों का अगर जो है अदालतों में नहीं रह गया तो हमारे साथ न्याय होने वाला नहीं है। अगर हमारा प्रतिनिधित्व तो डीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, पुलिस, कप्तान और अदालत से लेकर के अस्पतालों में नहीं रह गया तो हमारे लोगों के साथ में न्याय कहां करने वाले हैं। इसीलिए हमारे महापुरुष लोग ये इस बात की लड़ाई लड़ रहे थे कि हमको भी हमारे हिस्से का प्रतिनिधित्व तो चाहिए। अब सवाल ये है कि किसको प्रतिनिधित्व यानी हिस्सेदारी है। हर विभाग में हिस्सेदारी हर समाज की होनी चाहिए, तब जाकर के प्रतिनिधित्व तो मिलेगा। तो हिस्सेदारी कैसे तय करी जाए, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संविधान में व्यवस्था करते हैं कि जिस समाज की जितनी आबादी होगी उस समाज की उतनी हिस्सेदारी होगी। यह तय किया गया है संविधान के अंदर में। इसका तात्पर्य यह है, आप अगर देखिए ध्यानपूर्वक, तो 15% अनुसूचित जाति के लोगों का इस देश के अंदर में आबादी है। इसी वजह से उनको 15% हिस्सेदारी हर विभाग में मिला हुआ है, सचिवालय में मिला है, केंद्रीय यूनिवर्सिटियों में मिला हुआ है, आपके रेलवे और हर प्रकार के विभागों में मिला हुआ है। 15% अनुसूचित जाति के लोगों को उनकी हिस्सेदारी 7.5% एसटी को मिली है। क्यों मिला है? क्योंकि उनकी आबादी इतना है। तो सवाल है, इस देश के अंदर में आधी से अधिक आबादी रखने वाला बैकवर्ड समाज की 52% से अधिक आबादी 1931 की जनगणना के अनुसार है। आज की गिनती करा ली जाए तो 60% के ऊपर हो चुके हैं। लेकिन आधी से ज्यादा आबादी रखने वाले लोगों को उनकी आबादी के हिसाब से जो है उनको हिस्सेदारी क्यों नहीं मिली? ये इतना बड़ा जो अन्याय हुआ, ये किसने किया? किस बदमाश ने अन्याय किया इस समाज के ऊपर? आज पूरे देश में आधी जो है डीएम हमारे बैकवर्ड समाज, कप्तान ओबीसी से होने चाहिए, आधे डॉक्टर ओबीसी से होने चाहिए, आधे मास्टर और प्रोफेसर ओबीसी से होने चाहिए, आधे अदालत में जो है आधे से ज्यादा जज ओबीसी से होने चाहिए। भारत की समस्त धरती में से आधी हिस्सेदारी बैकवर्ड समाज की होनी चाहिए। कहां है आप? है नहीं, है नहीं। आपके जानकारी में होगा कि बिहार के अंदर में एक बहुत बड़े ईमानदार लीडर रहे हैं शरद यादव जी। वो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने जब जो है राज्यसभा के अंदर में आंकड़े मांगे तो आंकड़े चौंकाने वाले थे।
वो क्या आंकड़ा था? उन्होंने कहा कि मैं अपने बैकवर्ड समाज का आंकड़ा जानना चाहता हूँ कि हम हैं कहाँ, कितनी हिस्सेदारी आज तक हम लोगों को मिली हुई है। तो उन्होंने जब ये आंकड़ा मांगा तो जो आंकड़ा मिला उसमें था कि देश के अंदर में जो 100% अगर जमीन माना जाए, 100% आबादी मानी जाए, तो 100% जमीनों में से 94% जमीनें 15% वालों के पास है, 85% वालों के पास केवल मात्र 6% जमीन है। क्या यह अन्याय नहीं है? 52% वालों के पास 52% जमीनें नहीं है। एक बहुत बड़ा अन्याय जमीन के क्षेत्र में भी। इसीलिए हमारे लोग आपस में भाइयों में झगड़ा करते हैं, पट्टीदार से झगड़ा करते हैं। इस बात को समझना होगा हमारे लोगों को। अनुसूचित जाति के लोगों ने क्या है, आपके हिस्से की जमीन को खा लिया? अरे उसका तो और ज्यादा खाया। कहाँ है अनुसूचित जाति के लोगों के पास उनके हिस्से की जमीनें? और उनके हिस्से की जमीनें तो नहीं है। क्या आदिवासियों ने आपकी जमीनों को खाया? अरे आदिवासियों की खुद जमीन छीनी जा रही है। 20 लाख आदिवासियों की जमीन छीन करके उनको बेघर कर दिया। वो लोग जब दिल्ली के अंदर में पहुंचते हैं तो उनको गोलियों से मारा जाता है। कौन खाया है आपका हिस्सा? सवाल यही बैकवर्ड समाज को तय करना होगा, पता लगाना होगा कि आपका हिस्सा अगर नहीं मिला तो क्या अनुसूचित जाति के लोगों ने खाया, क्या आदिवासियों ने खाया, क्या मुसलमान और पंजाबियों ने खाया? तो आपको जवाब मिलेगा कि नहीं। तो फिर खाया किसने? ये 15% के लोगों ने खाया आपके हिस्से की जमीन को। दूसरी बात, इसके अंदर जमीन का बंटवारा होना कैसे चाहिए था? भारत की धरती पर जितने लोग जो है जन्म लिए हुए हैं, जितने भी लोग जन्म लिए हुए हैं, सारे लोग का भारत की धरती पर कण कण में बराबर का हिस्सा है। और अगर बराबर का हिस्सा है तो 85% जो समाज के लोग हैं इनको 85% धरती मिलनी चाहिए थे। यही था न्याय, लेकिन हुआ नहीं, हुआ एकदम उल्टा। इस देश की खनिज संपदा पर अकेले अंबानी अडानी का बनिया लोगों का कब्जा है, ब्राह्मण लोगों का। हमारे एससी बैकवर्ड के लोगों के पास जो है खनिज संपदा नहीं है। इस देश के अंदर में 71% जो धन संपदा है, धन, वो 1% लोगों के पास जमा हो चुका है। ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। और 1% जो इस देश के अंदर में केवल मात्र 99% जो लोग हैं उनके पास केवल मात्र 27% धन है। तो समस्या नहीं होगी, गरीबी नहीं बढ़ेगी। तो ये समस्या आज विकराल रूप धारण कर चुकी। इसका वजह क्या है, इसी पर चर्चा करने के लिए हम लोगों ने आज ये पंचायत इकट्ठा कर रखा है। इसका गांव गांव पंचायत होना चाहिए, क्योंकि जब एक भाई को दूसरे भाई के द्वारा हिस्सा हड़प लिया जाता है तो जिसका हिस्सा हड़पा जाता है वो पंचायत करता है। लेकिन पूरे के पूरे बैकवर्ड समाज का हिस्सा हड़पा गया और आज तक पंचायत नहीं किया गया। ये भी एक प्रकार का अन्याय है। इस देश की राष्ट्रीय बजट होता है 30-30 लाख करोड़ की राष्ट्रीय बजट होता है, उसमें 52% लोगों की हिस्सेदारी उनके कल्याण के लिए क्यों नहीं लगाया जाता? कहाँ जाता है 30 लाख करोड़ रुपए का बजट? तो ये ब्राह्मणों के जो है कल्याण के लिए लगाया जाता है और जो है सवर्णों के कल्याण के लिए लगाया जाता है, बनिया लोगों को कल्याण के लिए लगाया जाता है। हमारे लोगों को कहाँ मिलता है? तो 52% लोगों को 52% हिस्सेदारी हर क्षेत्र में चाहिए। यही अपनी लड़ाई है, क्योंकि 15% के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं उन लोगों को नौकरियों में हिस्सेदारी मिली, लेकिन जमीन में उनकी भी नहीं मिली हुई है। मिलजुल करके इस लड़ाई को लड़ने लायक है। 85% लोगों के साथ अगर अन्याय अत्याचार हुआ है तो मिलकर के हम लोग लड़ सकते हैं और लड़ना चाहिए। और इसी के लिए हम लोग जगह जगह गांव गांव जाकर के जगा रहे हैं कि अपने अधिकार को जानिए, अपने हक को जानिए। सारी धरती आपकी है। तो इस देश के अंदर में जिसकी जितनी आबादी है उसके अनुपात में उसकी हिस्सेदारी तय की हुई संविधान के अंदर में। लेकिन 52% लोगों का हिस्सेदारी कौन खा ले गया? जो संविधान के अंदर में 1950 में जो अधिकार जो है, जो हिस्सेदारी एससी और एसटी के लोगों को मिला, 1992 में वही जाकर के बैकवर्ड को मिला। इतने साल तक क्यों मार करके आपका अधिकार रखा गया? आपके हिस्से पर कौन डाका डाला? ये इस पर विचार करने की बात है। 1992 के अंदर में जब ये मंडल कमीशन लागू किया गया था और उसको ये लोग पेंडिंग में डाल करके रखे थे, लेकिन जो है कांशी राम साहब
और तमाम प्रकार के बीपी सिंह लोग ये जब दबाव डाले जो है बीपी सिंह के ऊपर, तो जो है बीपी सिंह इसको लागू करते हैं। लेकिन लागू करने के बाद में जो है अदालत में चला जाता है। अदालत से 16 नवंबर 1992 को ये मामला फाइनल होता है मंडल कमीशन का। और जब मामला फाइनल होता है 16 नवंबर 1992 को, इसका जो है जजमेंट आता है, तो इसका जजमेंट आने के बाद आप बैकवर्ड समाज के लोग तो इसका अध्ययन करते नहीं हो। अध्ययन करते आपको तो आपको पता चलता है, क्योंकि आपके जो शीर्ष नेतृत्व था, जो सामाजिक नेतृत्व करने वाले लोग थे, उन लोगों ने इसका अध्ययन किया तो पता चला हमारे साथ तो धोखा हुआ। क्या धोखा हुआ? चार आपके साथ बदमाशी, 4 पॉइंट पर बदमाशी किया है आपके साथ में जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों ने। 4 बड़े धोखेबाजी के साथ में आपको दिया गया। वो 4 बड़ी धोखेबाजी क्या है? पहला, ओबीसी को 52% ओबीसी हैं, 52% ओबीसी को 52% हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, 27% मिलेगी। और 27% जो मिलेगी शर्त के साथ मिलेगी। वो शर्त क्या है? क्रीमी लेयर। संविधान में क्रीमी लेयर नहीं है। जब संविधान में क्रीमी लेयर नहीं है तो तुम कौन होते हो क्रीमी लेयर लगाने वाले? संविधान के विरोध में जाकर के जजों ने जो है क्रीमी लेयर लगाया। जब संविधान के विरोध में जाकर के क्रीमी लेयर लगाया तो उस समय पर बहुत सारे आपके लीडर्स, पहचान नहीं करते हैं आप लोग, उन लोगों ने कहा, जजेस को कहा कि ये जो जजेस बैठे हुए हैं, जज बाद में है, सबसे पहले ब्राह्मण है, ये धोखा करते हैं। और ऐसे जजों को घसीट करके चौराहे पर लाना चाहिए और इनके पिछवाड़े पर मारना 10 लात चाहिए, गिनना 1 चाहिए। और ऐसे करके 10 लात लगाना चाहिए, यानी कि 10 दहम्मा 100 लात लगाना चाहिए, क्योंकि ये न्याय नहीं कर रहे, केवल फैसला करते हैं। ये केवल मात्र फैसला करते हैं। फैसले में हमारे लोग, ये लोग फैसला करते समय अदालत के अंदर में बैठे हुए जो न्यायमूर्ति हैं, ये वहां पर बैठ करके हमारे लोगों के हक अधिकार के फेवर में नहीं, हमारे हक अधिकार पर कुंडली मारते हैं ब्राह्मणों के द्वारा, और हमारे हक अधिकार को चूना लगाते हैं। तो इस बात को हमारे भाइयों को समझना होगा कि 52, अरे भाई, जब 15% अनुसूचित जाति को 15% मिल सकता है, 7.5% आदिवासियों को 7.5% हिस्सेदारी मिल सकती है, 52% को 52% हिस्सेदारी क्यों नहीं? बल्कि आज ब्राह्मण कहता है पूरे देश के अंदर में कि आरक्षण समस्या हो चुकी है पूरे देश की। अगर आरक्षण समस्या है तो हम तो कहते हैं कि आरक्षण को 100% करो ना, 100% करो। और इस देश के अंदर में जिसकी जितनी आबादी, हर किसी को आरक्षण दो, कोई बचने न पाए, हर किसी को आरक्षण मिलना चाहिए। 100% आरक्षण लागू किया जाए। और अगर ब्राह्मण की आबादी 3.5% है तो 3.5% तुम ले लो, 85% को उसका हिस्सा देना चाहिए। लेकिन ये लोग जो है, जब तक आपके हिस्से में से जो है खुंचा नहीं लगाएंगे, जब तक आपके हिस्से में से कपट नहीं करेंगे, तो अलग से इनको रोटी कहां से मिलेगी? तो ये लोग इतनी बड़ी बदमाशी करते हैं, तो आप लोगों को इस बात को समझना होगा। आगे देखिए क्या करते हैं लोग। 52% को 52% हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, 27% मिलेगी। एक तो आधा वहीं पर मार दिया हमारे हिस्से को। दूसरा कहा कि जो 27% मिलेगा वो शर्त के साथ मिलेगा। उस शर्त का नाम है क्रीमी लेयर। अगर आपकी आबादी आज की तारीख में 6 लाख रुपया जो है आपकी आमदनी है, तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब आप गरीब कहाँ रह गए। और 6 लाख की आमदनी पर आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, और 8 लाख की आमदनी पर उनको आरक्षण मिल जाएगा। ये भेदभाव नहीं है। संविधान में आर्टिकल नंबर 14 कहता है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, कानून के आगे सभी के को समान भाव से देखा जाएगा, भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या यहाँ पर भेदभाव नहीं किया गया? सवर्ण अगर 8 लाख रुपया कमाए तो वो उसको आरक्षण मिल सकता है, और 6 लाख रुपया बैकवर्ड कमाए तो उसको अमीर मान करके उसको आरक्षण नहीं मिल सकता। क्या ये गलत नहीं है? हमारे नेताओं को आवाज नहीं उठाना चाहिए, लेकिन हमारे नेता गूंगे बहरे बने हुए हैं। तो ये हालात चल रहे देश के अंदर में।
52% के लोगों को इस तरह से जो है बदमाशी की जा रही है इनके साथ में। और क्या कहा आपने, 52% को 52% नहीं मिलेगा, 27% मिलेगा, क्रीमी लेयर के साथ में मिलेगा। और दूसरी बात, रिजर्वेशन इन एजुकेशन नहीं मिलेगा, रिजर्वेशन इन सर्विसेज आपको मिलेगा। रिजर्वेशन इन एजुकेशन आपको नहीं दिया गया, इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अनुसूचित जाति के लोगों को रिजर्वेशन इन एजुकेशन यानी शिक्षा में भी आरक्षण और नौकरियों में भी आरक्षण मिला, तब जाकर के जिनकी औकात 2 कौड़ी की नहीं थे, हरवाई ठठवारी करने वाले जो लोग थे, उनके बच्चे भी डॉक्टर, मास्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, PCS, डॉक्टर, मजिस्ट्रेट बने। पढ़ाने की हैसियत नहीं थी, लेकिन उन्होंने बनाया। क्यों? क्योंकि उनका आरक्षण शिक्षा में भी था और बैकवर्ड समाज का शिक्षा में आरक्षण नहीं दिया गया। अरे जब आप का बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा महंगी शिक्षा में, जब पढ़ ही नहीं पाएगा तो कैसे पाएगा? गरीब आदमी पढ़ नहीं पाएगा, और जो पढ़ लेगा पैसे वाला उसको नौकरी दोगे नहीं। इसका मतलब इधर से भी काटा, उधर काटा, बचा हुआ सारा तुम डकार गए ना। गरीब आदमी पढ़ाई कर नहीं सकता, और जो करने लायक है उसको तुम नौकरी ही नहीं दोगे पढ़ लेगा तो। बदमाशी देखो, यानी कि नहीं उसको देंगे नहीं इसको देंगे। अब अनपढ़ आदमी गरीब है, अब गरीब होने के कारण जो है वो पढ़ नहीं पाए, तो क्या वो DM का UPSC का फार्म भर पाएगा, डॉक्टर का फार्म भर पाएगा? ये बदमाशी देखिए। तो रिजर्वेशन इन एजुकेशन नहीं मिलेगा, और रिजर्वेशन इन प्रमोशन भी नहीं मिलेगा। प्रमोशन करना होता है तो सवर्णों को प्रमोट कर दिया जाता है, वो लोग झट से जो है सचिवालय तक पहुंच जाते हो, आप यहीं नाक रगड़ते रह जाते हो जिले तक। तो ये हालात हैं इस देश के अंदर में। तो OBC को 4 बड़े निर्णय जो सुप्रीम कोर्ट ने दिए, उसमें से मैं बता रहा था कि 52% को 52% आरक्षण नहीं मिलेगा, वो भी क्रीमी लेयर के साथ मिलेगा। रिजर्वेशन इन मिलेगा, रिजर्वेशन इन प्रमोशन नहीं होगा। ये 4 अधिकार जो है आपके काट लिए गए। इस तरह की बदमाशी आपके साथ में हुई। इसका भी मतलब अभी हमारे जो सज्जन सामान्य के लोग हैं ठीक से समझ नहीं पाते कितना बड़ा मामला है। कम समझ में आया होगा, और अच्छे से समझा देता हूं। अर्थात 100 गन्ना है, 100 गन्ने में से 52 गन्ना बैकवर्ड को मिलना चाहिए, 15 SC और 7.5 गन्ना ST को मिलना चाहिए। 1950 में ही 15 गन्ना SC का हिस्सा मिल गया, 7.5 गन्ना ST का मिल गया। 15 जो 52% लोग हैं जिनका 52 गन्ना चाहिए था, उनको 52 गन्ना कुंडली मार करके उनका चूसते रहे। सन 1992 में आकर के गन्ना दिया गया, आपके हिस्से का गन्ना आपको दिया गया। लेकिन देने से पहले किया क्या? सुप्रीम कोर्ट ने किया क्या? गन्ने को जब बैकवर्ड समाज के गन्ने देने की बारी आई 1992 में, एक तो देर में दिया, उसके पहले हमको हमारा हिस्सा दिया नहीं, और दिया भी तो कैसे दिया? आपके गन्ने को, जैसे ये लम्भुआ या सुल्तानपुर सिटी में गए होंगे आप लोग तो देखे होंगे कि वहाँ पर गन्ना पेरने वाली एक मशीन होती है, कोलू होता है, जिसमें गन्ना का रस निकाल करके आपको गिलास में देता है पीने के लिए, 10 रुपए का ऐसा होता है ना। तो गन्ना एक बार लगाता है तो जितना उसका मुख्य रूप से रस होता है वो निकल आता है, और उसके बाद जो है वही गन्ना दुमड़ करके यानी दोहरा करके फिर लगाता है, और उसके बाद चौथैया बार जो है तिबारा जो है उसको ऐंठ करके बाकायदा मोड़ करके फिर लगाता है। तो कुछ बचता नहीं है उसमें, केवल मात्र उसकी जो है छिलका बचता है, और कुछ बचता नहीं। खोइया जिसको गांव में कहते हो आप लोग, वही बचता है। और जब वही बचा जो है 52 गन्ने का सारा रस तो निकाल लिया, बची हुई खोइया बैकवर्ड के मुंह पे फेंक के मार दिया है आपने, और कहा ले जाओ। इस तरह से दिया गया। तो ये लोग जो है 52 गन्ने का सारा रस चूस लिए। 52% लोगों को 27% देंगे, और 27% में शर्त लगा दिए। शर्त लगाने की वजह से कितना मिला? 52 गन्ने में से 52 गन्ना नहीं मिला, 27 गन्ना मिला।
27 गन्ना है आपके सामने रखा, लेकिन शर्त लगाया, उस शर्त को लगाने की वजह से जो है केवल मात्र 5.25 गन्ना आपको मिला। 5.25 गन्ना। इस देश के अंदर में आरक्षण मिला है, उसका लाभ केवल 5.2% रिजर्वेशन का इंप्लीमेंटेशन हुआ है। तो क्या बैकवर्ड समाज के लोग जो आज अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, कैथापुर यही बगल में शायद है, जो है यहाँ पर जो है एक बर्मा बिरादरी की जो है बिटिया के साथ में जब जो है ये लोग जो है रेप किए, तो सुनवाई नहीं कर रहा है यहाँ का दरोगा। 52% लोगों जो लोग हैं उनके, कभी पाल जी की हत्या होती है, कभी जो है वर्मा जी की, कभी यादव लोगों की तो बड़े पैमाने पर हत्या हुई जो है जब यही गठबंधन हुआ था सपा बसपा का। क्या हुआ? अरे 52% है और भाइयों को इकट्ठा कर लो, 85% है, % ब्राह्मणों से न्याय मांग रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। हमको न्याय करना चाहिए उनके साथ में, और वो न्याय अत्याचार हमारे लोगों के ऊपर लगातार होता जा रहा है। तो इस तरह से पूरे देश के अंदर में कोहराम मचा के रख दिया है इन लोगों ने। आप लोगों को इस बात को संज्ञान में लेकर के जागना होगा, जाग करके जो है अपने भाइयों को इकट्ठा करना होगा। इकट्ठा करके जो है आप लोगों को बड़े पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर इस देश के अंदर में क्रांति करनी होगी, और वो क्रांति का बीज बोने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। इस देश के अंदर में क्रांति करके 52% लोगों का राज आना चाहिए, ये इसके लिए हम लोग निकले हैं घर दुआर छोड़ करके। 3.5% के लोग जो है 85% पे राज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। अब 85% के लोग जो है 3.5% के ऊपर राज करेंगे तो फिर बात बनेगी। इसलिए आप लोगों को जागना होगा, तैयार होना होगा। और अभी देखिए इन लोगों ने किया क्या, जैसे 52% का अभी देख लिए आप, जो है जिसको आप समझते हैं नरेंद्र मोदी को बताया गया कि ये ओबीसी है, ओबीसी के तौर पे आपका नेता आपके सर पर बैठा दिया गया नेता के रूप में। किया क्या इन लोगों ने? किया क्या? वो ओबीसी है, ओबीसी मानते हैं आप ना, इसीलिए आप सारे लोग वोट दे दिए वहां पर। ब्राह्मणों को मालूम है कि अगर ब्राह्मण को हमने खड़ा कर दिया कैंडिडेट के रूप में तो हमको वोट मिलने वाला नहीं है। इस देश के अंदर में 52% बैकवर्ड का अगर वोट चाहिए तो बैकवर्ड के नाम पर ये लोग वोट देने को तैयार होंगे। सामने मोदी को किया और पूरा वोट ले लिया भाजपा के खाते में। समझिए इस बात को। इस देश के अंदर में राजनीति में 2 तत्व पाए जाते हैं। पहला तत्व है आपका, पहला तत्व है पोजीशन, दूसरा तत्व होता है पावर। मोदी जी के हाथ में केवल मात्र जो है पोजीशन है, पावर जो है आरएसएस के पास है। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। हमारे मोदी, ये जो बैकवर्ड समाज के मोदी जी, इनके हाथ में पावर नहीं है। अब ओबीसी के अगर आप हो तो ओबीसी का कल्याण करना चाहिए। ओबीसी का कल्याण करने के बजाय आप सत्यानाश करते हो। इसी ने जाकर के लगाया जो है सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना नहीं होनी चाहिए। अब जब आपका आंकड़ा ही नहीं निकलेगा तो हिस्सा कैसे लागेगा? संविधान के अंदर में तमाम हिस्सेदारी आपकी बात करी गई, ये कैसे हिस्सा मिलेगा? ना जमीन में हिस्सा मिलेगा, ना नौकरी में हिस्सा मिलेगा, ना खनिज संपदा में हिस्सा मिलेगा, ना ही आपका जो है 30 लाख करोड़ के लगभग जो है राष्ट्रीय बजट होता है उसमें जो है आपका कल्याण करने के लिए आपका हिस्सा नहीं मिलेगा। तो हिस्सा तब मिलेगा 52% आपको जब आपकी संख्या का आंकड़ा निकलेगा। 15% अनुसूचित जाति के लोगों का आंकड़ा निकल गया क्योंकि उनकी संख्या मालूम है, आपका संख्या ही नहीं मालूम है। इस देश के अंदर में सबसे बड़ी विडंबना है, ओबीसी की आज तक जाति जनगणना ही नहीं हो रही है। ओबीसी का आंकड़ा नहीं मालूम है, आपकी गिनती ही नहीं होती। 52% लोगों को ये तो गिनती नहीं होती। इससे ज़्यादा और क्या पीड़ा पहुंचाने वाली बात है कि आपकी इस देश के अंदर में गिनती ही नहीं होती। इस देश के अंदर में शेर कितने हैं, भालू कितने हैं, घोड़े कितने हैं, इस देश के अंदर में कुत्ते कितने हैं, कितने पालतू कितने फालतू, ये कुत्तों की गिनती होती है। इस देश के अंदर में हिजड़ों की गिनती हो, लेकिन पिछड़ों की गिनती नहीं होती भाई। हिजड़ों की गिनती होती, पिछड़ों की गिनती नहीं होती। हिजड़ों ने विचार किया कि अरे हर जगह जो है डीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी हर समाज में होते हैं, हिजड़ों की इतनी बड़ी तादाद हिजड़ों में क्यों नहीं हो सकता डीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी? तो हिजड़ों को मालूम चला कि हमारी गिनती ही नहीं होती, इसीलिए हमारा कोई डीएम कलेक्टर होता ही नहीं, हमको हिस्सा नहीं मिलता। तो उन लोगों ने लड़ाई लड़ा, उनका जो है हिजड़ों की गिनती होने लगी। और जब
हिजड़ों की गिनती होने लगी तो अभी आपको मालूम होना चाहिए, जल्दी में अभी जो है एक डीएम जो है अभी इसी उत्तर प्रदेश का एक डीएम हिजड़ा बना। इसी देश के अंदर में डॉक्टर डीएम एसपी और तमाम पुलिस कप्तान जो है हो रहे हिजड़े। आप कहाँ हैं? बहुत पीछे आप कहाँ हैं? 52% लोगों की गिनती नहीं हो रही है। तो ये हमारी मूल समस्या है। गिनती करवानी होगी हमें इस देश के अंदर में अपनी, और हमारी गिनती नहीं होती। अरे जिनकी गिनती नहीं होती उसके घर, जिसके घर में जिस आदमी की गिनती नहीं होती उस आदमी की क्या दशा होती है? उसको कुत्ता भी नहीं पूछता। आदमी तो आदमी, कुत्ता नहीं पूछता। और फिर वो आदमी समाज में रोता है, अरे भाई हमारी इस घर में गिनती नहीं है। जैसा उस आदमी की हालात उसके घर में है, वैसा हालात जो है 52% बैकवर्ड समाज की है, पूरे देश में बनी हुई है। तो ये समझना होगा हमारे लोगों को। अब 52% बैकवर्ड समाज के पिछवाड़े पर इतना बड़ा लात जो है ब्राह्मणों ने मारा, और जो है उसी समय जो है बैकवर्ड समाज के हमारे जो जागरूक नेता थे वो लोग जो है दिल्ली की सड़कों पर आंदोलन करना शुरू कर दिए। वो आंदोलन जब करना शुरू कर दिए तो उसमें क्या नारा लग रहा था? जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। ये नारा जो है दिल्ली में जब चल रहा था तो वहाँ पर जो है पत्रकार पीछे पीछे चल रहा था। जब जो है रैली खत्म, वो जो है अभियान खत्म हुआ, मोर्चा खत्म हुआ, लोग इकट्ठे हुए, तो जो है पत्रकार पूछा, कहने लगा नेताजी से कि आपका एक बात हमको बहुत अच्छा लगी। तो नेताजी ने कहा क्या अच्छा लगा आपको? तो उन्होंने कहा कि वो नारा आपका था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये जो 90 की आपने बात किया, नारा बहुत अच्छा लगा, ये नारा हमको अच्छा लगा, लेकिन एक कमी थी। अच्छा तो क्या कमी थी? 90 लोग नहीं थे। 52% समाज के जो है ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बदमाशी किया, और हमारे नेता वहां पर जो है जब आंदोलन किए तो उस आंदोलन में 90 लोग भी नहीं थे। हक मिलेगा आपको? कहाँ मिलेगा? हक लेंगे? 90 लोग भी नहीं थे। पत्रकार कहता है 90 लोग नहीं है, तो नेताजी को कहना पड़ा, अरे भाई 90 कहाँ से हो गए? सारे के सारे बैकवर्ड तो रामचंद्र की लड़ाई लड़ने गए अयोध्या जी। गोली खड़े खड़े खाएंगे। तो सारे हमारे बैकवर्ड समाज के जो लोग हैं वो तो वहां पर गए हैं कमंडल की लड़ाई लड़ने के लिए। मंडल की लड़ाई छोड़ दिए, कमंडल की लड़ाई पे आ गए कि पहले राम का हम न्याय कर लेते हैं, अपना न्याय बाद में करवाएंगे। तो 52% समाज के ऊपर इतना बड़ा जब अत्याचार जो है सुप्रीम कोर्ट ने किया, तो इस पर पूरे देश में जो है जागरूकता चलाना चालू किया गया था। मान्यवर कांशीराम साहब ने जो है इस पर आंदोलन करना शुरू किया, और तमाम जो है तमाम बैकवर्ड समाज के लालू वगैरह तमाम जितने भी हमारे महापुरुष लोग हैं आधुनिक भारत के, उन लोगों ने आंदोलित हो गए। अब बैकवर्ड समाज आंदोलित हो रहा था और इनकी सत्ता इनके हाथ से जाने वाली थी। ब्राह्मण आपको आपका हिस्सा देने से क्यों डरता है? कभी आपने सोचा कि आपका अगर जनगणना हो की हिस्सेदारी देनी पड़ेगी? 52% जमीन में, 52% नौकरी में, 52% अदालत में, 52% मीडिया में, 52% जो है आपके जो है पार्लियामेंट और विधानसभाओं में, हर जगह जब 52% ले लेंगे तो ब्राह्मण के पास कितना रहेगा? 3.5 रहेगा। और 3.5 रहेगा तो वो राज कैसे करेगा? बल्कि उल्टा आप लोग उसके ऊपर राज करोगे। तो ब्राह्मण इसकी बात समझ में आती है। डीएम, कलेक्टर, एसपी, डीएसपी सारे उसके होने चाहिए। इसके लिए जो है वो क्या सोचता है, अगर जनगणना हो गई, इनकी संख्या मालूम हो गई, तो हर क्षेत्र में इनकी हिस्सेदारी देनी पड़ जाएगी। तो क्या होगा? प्रशासनिक सत्ता हमारे हाथ से निकल जाएगी। और जब निकल जाएगी तो देर सवेर बड़ा हमको नुकसान होगा। कांशीराम साहब कहते हैं सीएम उसका सफल होता है जिसका डीएम होता है। सीएम उसका डीएम होता है, ये बात कांशीराम साहब कहा करते थे। आप लोग इस बात को समझिए। तो इन लोगों ने क्या विचार किया कि अरे हमारा डीएम जब तक है तब तक हम लोग राज कर रहे हैं, हमारा सीएम भी है, हमारा पीएम भी है, हमारा डीएम भी है, हर जगह हम ही छाए हुए हैं। अगर डीएम इनका होगा तो देर सवेर सीएम भी चला जाएगा।
अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी